नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन एग्ज़ाम में। हम आज बात करेंगे अनुसूची 4 के आगे। पहली वीडियो में हमने यहाँ पे बनाया था कि अनुसूची 1 से 4 तक हम चर्चा कर चुके थे। हमने पूरा नहीं पढ़ाया इसलिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होती इसलिए हमने पूरा नहीं पढ़ाया। लेकिन आगे इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि अनुसूची 5 में क्या प्रावधान है। देखिए, अनुसूची 5 में कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का नियंत्रण। अब नियंत्रण कैसे होता है, तो यहाँ पे हमारे जो 4 राज्य हैं उन 4 राज्यों की बात नहीं की गई है, अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। ठीक है, यानी 5वीं अनुसूची में इन 4 राज्यों को छोड़कर के बात की गई है, और जो 6 हमारी अनुसूची है उसमें इन 4 राज्यों की बात की गई है। तो पहली अनुसूची में इन 4 राज्य को हटा दिया गया है, और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें इस 5वीं अनुसूची में कुल कितने राज्यों का प्रावधान है, तो इसमें कुल राज्यों की बात करें तो इसमें कुल 10 राज्यों पर ये लागू होती है। ठीक है, कुल 10 राज्यों पर लागू होती है। अब बात आती है कि कोई अनुसूचित क्षेत्र है उसको तय कौन करता है, यानी कौन तय करेगा कि ये अनुसूचित एरिया है या नहीं है। तो उसको तय करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को, लेकिन उस अनुसूचित एरिया पर कानून कौन बनाता है, तो कानून बनाने का अधिकार होता है राज्यपाल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी अनुसूचित एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं, इसको तय कौन करेगा, तो इसको तय करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति एक जनजातीय सलाहकार परिषद को बनाता है। राष्ट्रपति यहाँ पर एक जनजाति सलाहकार परिषद बनाता है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें कौन होगा, तो इसमें मेंबर की बात करें तो इसमें सदस्य कितने होते हैं, सदस्य इसमें होते हैं 20। और इस 20 सदस्यों में से बात करें तो 2/3 जो होते हैं, 2/3 जनजाति क्षेत्र से होते हैं। कहाँ से होंगे, उस जनजाति क्षेत्र से 3/4 सदस्य होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो ये करती क्या है, तो जो जनजातीय सलाहकार परिषद राष्ट्रपति बनाता है उसका कार्य होता है कि वह जनजातियों के मामले पर राष्ट्रपति वह जनजातियों के मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देती है। ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि यह जनजातियों के मामले पर कोई भी अगर सलाह देनी है तो उस कंडीशन में यह सलाह देती है। अब हम बात करें तो इस जो जनजातीय जो क्षेत्र होगा, जनजाति क्षेत्र, इसके लिए कानून कौन बनाएगा, तो इसके लिए कानून बनाता है राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेगा, उस क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा। लेकिन यहाँ बात एक ही आती है कि अगर संसद इसके लिए कोई कानून बनाया है तो उस कंडीशन में राज्यपाल को यहाँ पावर दी गई है कि राज्यपाल संसद के कानून को भी खत्म कर सकता है, और इस जनजाति एरिया के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है किसको, राज्यपाल को दिया गया है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें तो इसी से संबंधित हमारा एक एक्ट आता है जिसे हम जानते हैं पेशा एक्ट के माध्यम से।
पेशा एक्ट, पेशा एक्ट जो कब आया था? ये आया था 1996 में आया था, और जनजातियों के जो पंचायती संबंधी जो प्रावधान होते हैं उसी में लागू होता है पेशा एक्ट। तो पेशा एक्ट का जो संबंध है वह किससे है? वह अनुसूची 5 से है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे इस 5 अनुसूची के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अनुसूची 6 में क्या प्रावधान है। नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। अनुसूची 5 में जो प्रावधान है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं अनुसूची 6 में। देखिए अनुसूची 6 में 4 राज्यों की बात की गई है। जो 4 राज्यों के अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनकी यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं उनकी प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। अनुसूची 6 इसमें कहा गया है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। ठीक है, इनकी यहाँ पे बात की गई है। यानी अनुसूची 4 में कितने राज्यों की बात की गई है? तो यहाँ पे कुल 4 राज्य हैं, और वो राज्य कौन कौन हैं? तो वो हैं असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, मणिपुर नहीं है यहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो कुल 4 राज्यों की बात की गई है, और यहाँ पे कहा गया है कि इन सब के लिए जो राज्यपाल होगा वो एक अलग कानून बनाएगा। और उस कंडीशन में राज्यपाल करता क्या है? तो राज्यपाल इन 4 एरिया के लिए एक स्वायत्त जिला बनाता है। स्वायत्त जिले का निर्माण करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और इस स्वायत्त जिले के लिए यहीं पर जो स्वायत्त जिला है यहीं पर राज्यपाल एक स्वायत्त जिला परिषद को बनाता है। क्या बनाता है? यहीं पर एक स्वायत्त जिला परिषद बनाता है। और इस स्वायत्त जिला परिषद में जो मेंबर होते हैं अर्थात जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? वो 30 होंगे। और इस 30 जो मेंबर होंगे इसको नॉमिनेट करता है, यानी मनोनीत करता है। कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? इनको नॉमिनेट करता है। और इस स्वायत्त जिला परिषद का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि जो जनजाति से संबंधित सलाह राज्यपाल को सेंड करते हैं, राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, तो इन जो 6 अनुसूची है, 6 अनुसूची में राज्यपाल एक स्वायत्त जिले का निर्माण करता है, और उस स्वायत्त जिले में एक स्वायत्त जिला परिषद बनाया जाता है, जिसमें मेंबर कितने होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। और 30 मेंबर को नॉमिनेट कौन करता है? राज्यपाल नॉमिनेट करता है। और इस स्वायत्त जिला परिषद का कार्य क्या होता है? ये जनजाति संबंधित अगर कोई भी मैटर होगा तो ये कहाँ सेंड करेंगे उसको? वह राज्यपाल के पास सेंड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो अनुसूची 7 है उसमें सब्जेक्ट की बात की गई है। 7 का मतलब 7 सब्जेक्ट। ठीक है, 7 में विषयों की बात की गई है। अनुसूची 7 इसमें बात की गई है विषय की। और हमारे यहाँ पे विषय कितने हैं? तो हमारे यहाँ पे 3 विषय हैं। एक है
राज्य सूची, दूसरा है संघ सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अगर हम बात करें कि राज्य सूची जो है इस पर कानून कौन बनाएगा, तो यहाँ पे अगर हम कानून की बात करें तो यहाँ पे कानून कौन बनाता है, तो यहाँ पे कानून बनाता है राज्य सरकार। और संघ सूची में कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। यहाँ पे कानून कौन बनाएगा, राज्य और केंद्र दोनों, राज्य और केंद्र दोनों। लेकिन अगर दोनों में मतभेद हो जाएगा तो उस कंडीशन में समवर्ती सूची के विषय पर किसका कानून मान्य होगा, केंद्र सरकार का कानून यहाँ पे मान्य होगा। अब हम विषय की बात कर लें तो यहाँ पे जब संविधान हमारा बना, अर्थात मूल संविधान में कितने सब्जेक्ट थे, तो मूल संविधान में राज्य सूची में 97 सूचियाँ थी। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में 66 विषय थे और समवर्ती में कितने थे, 47 विषय थे। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव किया गया और हम जानते हैं कि राज्य सूची में बदलाव हुआ और इसकी सूचियों की संख्या बढ़ा करके, अर्थात सब्जेक्ट संख्या बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 100 कर दी गई। और फिर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में यहाँ पे 98 सब्जेक्ट हैं। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में यहाँ पे 98 सब्जेक्ट हैं। और इसमें इस सूची की बात करें तो इस सूची में इसको कितना कर दिया गया, 61 किया गया, यानी 5 सूचियाँ उठा करके, संघ सूची की 5 सूचियाँ उठा करके समवर्ती में डाल दी गई। और कब डाला गया, तो इस कंडीशन में हम जानते हैं यहाँ पे एक 42वां अमेंडमेंट हुआ, संविधान में एक 42वां अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 1976 में। और इसी के माध्यम से संघ सूची की 5 जो इसका विषय है, कह सकते हैं कि जो 5 सूचियाँ थी, ठीक है, 5 सब्जेक्ट, उसको उठा करके कहाँ डाल दिया गया, समवर्ती में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 52। अब कौन कौन से डाले गए थे तो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे वर्तमान में बात करें तो यहाँ पे 2 और कम कर दी गई, तो वर्तमान में कितने हैं, 9। वर्तमान में 59 सब्जेक्ट संघ सूची में है। और इसकी हम बात करें तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने सब्जेक्ट हैं, तो वर्तमान में यहाँ पे 52 सब्जेक्ट हैं। यानी वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में सब्जेक्ट हमारे यहाँ कितने हैं, राज्य सूची में 98 सब्जेक्ट हैं और संघ सूची में 59 सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में 52। कैसे याद करेंगे, शॉर्ट तरीके से हम मोबाइल नंबर याद करते हैं तो उस तरीके से हम इसको याद करेंगे, 98, 59 और 52। ठीक है, सबसे अधिक है राज्य सूची, यानी राज्य हमारे पास अधिक हैं तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट भी क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए राज्य सूची का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसी को हम फर्स्ट सूची भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट सूची, इसको कहते हैं सेकेंड सूची और इसे कहते हैं थर्ड सूची। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, 98, 59 और 52। आराम से हम इसको अच्छे तरीके से, जैसे मोबाइल नंबर आप लोग याद करते हो उस तरीके से हम आराम से इसको याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया। तो समवर्ती सूची जो है इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को हमारे यहाँ पे लिया गया था। ठीक है, अब देखो, अब एक सब्जेक्ट और होता है और वो सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय, अब ये क्या है, तो अवशिष्ट विषय का जो उल्लेख है, या इसे हम कहाँ से लिए हैं, तो इसे हम लिए हैं कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से इसको लिया गया और इसके उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख है आर्टिकल 248 में। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट विषय का उल्लेख किया गया है और इस अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगा, तो इस अवशिष्ट विषय पर कानून बनाता है संसद। अब बात दिमाग में आ रही होगी, दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अवशिष्ट विषय जो हैं उस अवशिष्ट विषय क्या क्या होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट जो राज्य सूची में भी ना हो,
संघ सूची में भी ना हो और समवर्ती सूची में भी ना हो तो उनको हम अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखते हैं। वर्तमान में अवशिष्ट विषय में मात्र 3 सब्जेक्ट को ही रखा गया है। अब वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो पहला है इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान। दूसरा है सेरोगेसी, सेरोगेसी कानून। और तीसरा है साइबर कानून, साइबर कानून। ठीक है, साइबर कानून। तो हमारे यहाँ पे अवशिष्ट सब्जेक्ट जो होते हैं वर्तमान में सिर्फ 3 विषय हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान, सेरोगेसी कानून और साइबर कानून। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि अवशिष्ट सब्जेक्ट इसमें क्या क्या है और कहाँ से लिया गया है और इसका जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में कहाँ पे है और इसमें कोई भी कानून बनाएगा तो कौन बनाएगा। ठीक है, तो 7 अनुसूची में इतनी बात यहाँ पे है। बाकी इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे एक बात हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो 5 सब्जेक्ट थे, यानी यहाँ से जो 5 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए गए, क्योंकि यहाँ 5 सब्जेक्ट कम हो रहे हैं और इस 5 सब्जेक्ट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, समवर्ती सूची में। तो वो कौन कौन है? तो इसमें से है 1 शिक्षा, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन और चौथा मापतौल और 5वां है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो इस 5 सब्जेक्ट को संघ सूची से ट्रांसफ़र करके कर दिया गया समवर्ती सूची। कब किया गया? तो 42वां अमेंडमेंट, और ये कब हुआ था? 1976 में। उस कंडीशन में इसको संघ सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया। चलिए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या है। आप लोग इसको नोट करिए, नोट करके फिर हम आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला। देखिए क्या होगा। लिखिए आगे 8वीं अनुसूची। 8वीं में क्या है? तो 8वीं बात की गई है भाषाओं की। यहाँ पे 8वीं में कहा गया है भाषाएं। और भाषाओं की बात करें तो मूल संविधान में हमारे यहाँ कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में हमारे यहाँ पे 14 भाषा थी। और वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में हमारे यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। अब इस वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं को किसी एक अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे 14 से जो 22 भाषाएं हुई वह किन किन अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा इनको जोड़ा गया। देखो सबसे पहला यानी 15वीं जो भाषाएं जोड़ी गई वो कौन थी? तो वो थी सिंधी। कौन थी? तो वो थी सिंधी थी। सिंधी। और सिंधी को कब जोड़ा गया? तो संविधान में 21वां अमेंडमेंट हुआ था और ये हुआ था 1967 में। 1967 के माध्यम से सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे हम देखें अगर तो संविधान में एक 71वां अमेंडमेंट हुआ। 71वां अमेंडमेंट 1992 में, और इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। अगर हम 60 तरीके से समझें तो नमक, ठीक है, नमक भी क्या है? एक कह सकते हैं भाषा है ना, क्योंकि नमक से ना से क्या होगा? ना से होगा नेपाली, नेपाली। माँ से क्या होगा? मणिपुरी। और का से होगा कोंकणी।
ठीक है, तो कितनी होगी बताओ। 71वां अमेंडमेंट 1992 के अंतर्गत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इनको जोड़ दिया गया। तो इस कंडीशन में 3 भाषाएं हो गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इनको जोड़ा गया तो कितनी हो गई, ये 15, 16, 17 और 18। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2003 में एक अमेंडमेंट और हुआ, और वो कौन था, वो था 92 अमेंडमेंट, 92 अमेंडमेंट, और ये हुआ था 2003 में। इसके द्वारा बोडो मास को ऐड कर दिया गया। ठीक है, बोडो मास। अब देखो ये क्या है, BO से क्या होगा, BSO से होगा बोडो, D से क्या होगा, तो D से होगा डोंगरी, डोगरी, MA से क्या होगा, मैथिली, और S से क्या होगा, संथाली। ठीक है, तो कितनी हो गई बताओ। देखो यहाँ पे कितनी हुई, 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो वर्तमान में हमारे यहाँ पे कितनी भाषाएं हो गई, वर्तमान में हमारे यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि ये बताइए कि वर्तमान में कौन सी भाषा संविधान के अनुसूची 8 में नहीं है। तो उसमें हमको क्या क्या जानना है। देखिए सिर्फ 3 ही आजकल एग्जाम में आई हैं, एक तो अंग्रेजी नहीं है, और राजस्थानी नहीं है, और क्या क्या नहीं है, तो और इसमें भोजपुरी, ये 3 भाषाएं जो हैं वह हमारे संविधान के अनुसूची 8 में नहीं है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, यानी एक ऑप्शन में इन तीनों में से एक हो जाएगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो हमारे संविधान में नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देना है, अर्थात इस 3 भाषाओं को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करें तो सबसे पहला संविधान अमेंडमेंट हुआ, उसी के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और ये बहुत ही ज़्यादा विवादित था। विवाद क्यों था, क्योंकि इसके अंत को लेकर के बहुत सारे केस हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार की बात की गई है, भूमि सुधार की बात की गई है। और यह कब जोड़ा गया, तो हम जानते हैं कि पहला अमेंडमेंट संविधान में हुआ और ये 1951 में हुआ। इसी के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। और इसी फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा हमारे यहाँ एक नया आर्टिकल को भी ऐड किया गया था, और वो आर्टिकल था 31 का बी। और जब इसको जोड़ा गया तो जोड़ने के बाद इसमें कुल 284 कानून को रख दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया सरकार किसकी थी, सरकार उस समय नेहरू जी की थी। और नेहरू सरकार ने जब इसको ऐड किया तो इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात कोर्ट में इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत सारे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस आए, क्योंकि जब भूमि सुधार को जब जोड़ा गया तो उस कंडीशन में इसको चैलेंज करने के लिए बहुत सारे केस हमारे यहाँ पे आए। जैसे हम केस की बात करें, सबसे पहला जो केस था वो आया था केशवानंद, या सबसे पहला जो 51 में केस आया था वो था शंकरी प्रसाद केस, और ये आया था 1951 में। इसके बाद आया सज्जन सिंह वाद, और ये आया था 1965 में। उसके बाद गोलकनाथ आया। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण केस थे, इन पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। तो गोलकनाथ केस, और ये आया था 1967 में। ठीक है, और हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो केस था वो था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती
वर्सेस केरल राज्य, और ये 1973 में आया। ठीक है, और यह केस, इसी केस में अब तक की सबसे बड़ी बेंच लगाई गई थी, सबसे बड़ी बेंच लगाई गई। और हम जानते हैं कि इसमें जज कितने थे, तो इसमें 13 जज थे। ठीक है, और इस जज की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था न्यायमूर्ति सी करी। ठीक है, यह जब केस आया तो यह केस काफ़ी चर्चे में रहा, क्योंकि इसका जो संबंध था वह अनुसूची 9 से भी इसका संबंध था। लेकिन इसके बाद जो केस आया, इसे हम जानते हैं मिनर्वा मिल्स के नाम से, मिनर्वा मिल केस, और ये आया था 1985 में आया। और इसके बाद एक केस आया जिसे हम जानते हैं कोहिलो केस। ठीक है, कोहिलो, और कोहिलो केस को एक और हम नाम से जानते हैं अनुसूची 9 वाद, कोहिलो केस। और ये कब आया था? तो ये आया था 2007 में, और इसी केस को भी कहा जाता है अनुसूची 9वीं केस, या कह सकते हैं इसको हम कहते हैं अनुसूची 9वीं अनुसूची भी कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जब ये केस आया तो उस कंडीशन में इस केस में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जब सरकार ने कहा, सरकार ने भूमि सुधार को ऐड, तो जब कोहिलो केस आया तो उस कोहिलो केस को 9वीं अनुसूची वाद भी कहा जाता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी केस, अगर अब कोई केस आता है और वह केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद का होगा या बाद का है, यानी अगर इसकी हम डेट की बात करें तो ये कब आया था? 24 अप्रैल 1973। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोहिलो केस में कहा कि अगर कोई भी केस जो 24 अप्रैल 1973 के बाद का है और वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिख रहे हैं, और यहाँ पे कहा, यानी कोहिलो केस में कहा कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो इस कंडीशन में 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी। तो 9वीं अनुसूची में यहाँ पे विभिन्न बातें यहाँ पे की गई, और ये काफ़ी विवादित था, इसी के कारण यहाँ पे बहुत सारे केस आए। और कोहिलो केस ने यहाँ पे निर्णय रखा, और निर्णय में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा इस केस के अंतर्गत कि 9वीं अनुसूची जो होगी यह भी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगी, या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची में भी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, तो आप लोग नोट करिए, और चलते हैं हम 10वीं अनुसूची जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह भी खूब विवादित थी, उस पर हम चर्चा करते हैं। आप लोग जल्दी से नोट करिए, नोट करके कमेंट करिए कि आप लोग नोट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। दसवीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चर्चा की गई है दल बदल की। ठीक है, दल बदल की चर्चा यहाँ पे की गई है, और अगर इसके हम जोड़ने की बात करें तो किस अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में इसके जोड़ा गया, तो अमेंडमेंट था दल बदल कानून। ठीक है, अमेंडमेंट था वो
92वां अमेंडमेंट, और ये हुआ था 1985 में। अब इसको जोड़ने का रीज़न क्या था? 1980 के दशक में हरियाणा में एक नारा बहुत ही प्रचलित हो रहा था जिसे कहते हैं आया राम गया राम। उसमें बहुत सारे पार्टी के लोग या सदस्य जो कह सकते हैं अलग अलग पार्टी में जा रहे थे। जैसे आज कोई अलग पार्टी में कोई है और कल वह पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चला गया। तो इस तरीके से हमारी जो पार्टी थी या जो कोई भी सरकार अगर बन रही है तो उसमें अगर कोई भी उसके एमपी या एमएलए पार्टी छोड़कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार गिरेगी और उस कंडीशन में बहुत सारा नुकसान, कह सकते हैं पैसों का नुकसान या सरकार का नुकसान हो रहा था। तो उस कंडीशन में उस समय 85 में ही सरकार थी, यानी उस समय पीएम हुआ करते थे राजीव गांधी। राजीव गांधी की सरकार ने संविधान में 52वां अमेंडमेंट किया और इस 52वां अमेंडमेंट 1985 के अंतर्गत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जो थी 10वीं अनुसूची, और इसमें प्रावधान कर दिया गया दल बदल कानून का। अब दल बदल कानून होता क्या है? तो अगर इस पर अगर हम चर्चा करें कि दल बदल कानून क्या होता है, अगर कोई एमपी या एमएलए राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ता है तो वह दल बदल कानून के दायरे में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एमपी और एमएलए वह अपनी पार्टी को छोड़कर जा रहा है तो उस कंडीशन में दल बदल कानून उस पर फॉलो कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर पार्टी खुद उसे निकाल रही है, पार्टी के द्वारा उसे हटाया गया हो, तो उस कंडीशन में दल बदल कानून वहाँ पे काम नहीं करता। या हम कह दें कि अगर वह व्यक्ति पार्टी की, या कह सकते हैं कि पार्टी खुद उसे रिमूव कर रही है, या पार्टी ऐसे लिख लो, पार्टी से इस्तीफा दे रहा है, तो उस कंडीशन में तब भी वहाँ पे यह कानून का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई एमपी या एमएलए पार्टी के विरोध में जा रहे हैं, पार्टी के विरोध में मत देते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर भी यह दल बदल कानून प्रयोग होगा। अब पार्टी के विरोध में मत देने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम जानते हैं कि सदन में मान लीजिए वोटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर कोई भी जिस पार्टी का जो एमपी है अगर वह कोई अन्य पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया या अन्य पार्टी को वोट दिया, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर पार्टी अगर चाहे तो इस कानून का प्रयोग कर सकती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो सचेतक के खिलाफ जाना, यानी जो विप होता है, विप मतलब सचेतक, जो विप क्या करता है, विप का काम क्या होता है? हर पार्टी का एक अपना विप होता है, और अगर कोई भी अगर महत्वपूर्ण बिल आता है तो उस बिल पर वोटिंग करने के लिए जो विप होता है वह अलग अलग एमपी या एमएलए को सूचना देता है कि सूचना देने के बाद कि इस दिन आपको उपस्थित होना है और उपस्थित होकर के अपने मत का प्रयोग करना है। लेकिन अगर कोई भी एमपी या एमएलए विप के खिलाफ जा रहा है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर भी दल बदल का प्रयोग किया जाएगा। आगे हम बात करें तो अगर जो नॉमिनेट सदस्य हैं, यानी जो मनोनीत सदस्य
मनोनीत सदस्य अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर भी दल बदल कानून का प्रयोग किया जा सकता है। यानी जो नॉमिनेट मेंबर होंगे, जैसे राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने कर रहे थे? दो यहाँ पे सदस्य नॉमिनेट कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में तो है नहीं। ठीक है, तो अगर जो नॉमिनेट मेंबर हो रहे हैं अगर वह अपनी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, कब जारी करते हैं? यानी 6 माह के बाद, जब उनको नॉमिनेट किया जा रहा है उसके 6 माह के बाद अगर कोई दूसरी पार्टी वो ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में भी यह कानून उनके ऊपर लागू कर दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी ज्वाइन करता है तब भी यह कानून उसके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो निर्दलीय मतलब क्या होता है? जो बिना दल का हो। बिना दल मतलब जिसका कोई भी दल ना हो। उस कंडीशन में अगर वह निर्दलीय उम्मीदवार जीतता है और जीतने के बाद फिर वो पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उस कंडीशन में भी यह कानून उसके ऊपर लागू हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि निर्दलीय उम्मीदवार जो होते हैं वह कोई पार्टी अगर गए, देखो पार्टी में अगर जाना अलग बात है और समर्थन देना अलग बात है। ठीक है, समर्थन की हम बात नहीं कर रहे हैं, वह खुद एक पार्टी ज्वाइन कर लिया हो लेकिन उस पार्टी का समर्थन दे रहा है तो समर्थन देना अलग बात है, लेकिन पार्टी ज्वाइन करना अलग बात है। तो यहाँ पे अगर निर्दलीय उम्मीदवार अगर पार्टी ज्वाइन करता है तब उसके ऊपर यह लागू होगा, लेकिन अगर समर्थन दे रहा है तो फिर वहाँ पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे बात करें इसमें और क्या क्या हो सकता है। देखो जैसे अगर कोई भी पार्टी है और उस पार्टी के 1/3 मेंबर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी के 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनके ऊपर या उनके खिलाफ दल बदल कानून का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये जो 1/3 सदस्य की हम बात कर रहे हैं, मेंबर की बात कर रहे हैं, या 2003 के पहले था, लेकिन अब इसे यहाँ पे एक अमेंडमेंट किया गया है 91 अमेंडमेंट, और ये हुआ था 2003 में। इस कंडीशन में यहाँ पे जो 1/3 मेंबर थे अब कितना कर दिया गया है? 2/3। यानी अब अगर 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनके खिलाफ भी दल बदल कानून का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर 2/3 या उससे अधिक 2/3 या यहाँ पे हमने एक पॉइंट मिस किया है, यहाँ पे 2/3 से कम, ठीक है, 2/3 से कम होंगे तब किया जाएगा। लेकिन अगर 2/3 या उससे अधिक दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो वह पार्टी का विलय माना जाएगा, अर्थात वहाँ पर यह कानून का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम्पल अगर दें कि मान लीजिए कोई पार्टी है और उस पार्टी के पास 36 MP हैं, ठीक है, 36 MP हैं, और इसका अगर 2/3 निकालें तो 36 का 2/3 कितना होगा? 36 का 2/3 होगा 24 होगा, ठीक है। तो अगर 24 MP, ठीक है, से कम अगर जा रहे हैं, 24 MP से अगर कम जाएंगे
तो उस कंडीशन में उनके ऊपर दल बदल कानून का प्रयोग होगा। लेकिन 24 से अधिक जाएंगे तब वह पार्टी का विलय माना जाएगा, अर्थात उनके ऊपर इस कानून का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि इसके अर्थात अगर रिमूव करना है या अगर कोई भी मेंबर या कोई भी एमपी या कोई भी एमएलए इस कानून के दायरे में आएगा तो कैसे उसको रिमूव किया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कानून के दायरे में आएगा तो उसको कौन रिमूव करेगा। तो रिमूव करने की बात यानी हटाने की बात अगर की जाए तो हटाएगा कौन उसको, तो हटाता कौन है, उस सदन के अध्यक्ष के परामर्श पर कौन हटाएगा, राष्ट्रपति जी उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, यानी जिस सदन का वो सदस्य है उस सदन के अध्यक्ष के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको रिमूव कर देंगे। अब ये कुछ अपवाद यहाँ पे भी चीजें हैं कि किनके ऊपर यह प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे अपवाद भी है, जानते रहिए। अपवाद है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर इस कानून का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे ही राज्यों की बात कर लें तो राज्यों में भी क्या होगा, विधानसभा होगी, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर भी इस कानून का प्रयोग नहीं होगा। और हम बात करें तो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इसमें कौन आएगा, तो इसमें होंगे सभापति यहाँ हमने गलत कर दिया है, इसमें कौन आएगा, तो हाँ यहाँ पे होते हैं सभापति और कौन होगा, उप सभापति। ठीक है, तो अगर लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यह काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर यह नहीं प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के ऊपर इस कानून का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो हमको लग रहा होगा कि आप लोग को यह बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग नोट करिए और नोट करके कमेंट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब बात आती है कि क्या 10वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या 10वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है, यानी अगर किसी भी एमपी और एमएलए को इस कानून के तहत अगर दंडित किया जाए या उनको रिमूव किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या वो न्यायालय की शरण ले सकता है। तो 1992 में एक केस आया था, इसके अंतर्गत एक केस आया कि होलोहान केस, की होलोहान केस, और ये आया था 1992 में। और इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने साफ साफ शब्दों में कहा कि दल बदल कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा। तो यही कारण था कि अभी जो मैटर हुआ, जैसे हम बात कर लें कि कर्नाटक में 16 विधायक के ऊपर लागू किया गया था, और 16 विधायक के ऊपर जब ये लागू हुआ तो उस कंडीशन में जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, विधानसभा के अध्यक्ष के परामर्श पर वहाँ के राज्यपाल ने उन 16 जो एमएलए थे उनको 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया कि आप 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन वो लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि आपके जो 6 वर्ष बैन किए गए हैं इनको घटाकर कितना कर दिया गया, 6 माह, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने उसे घटाकर कितना कर दिया, 6 माह, यानी कि 10वीं अनुसूची जो होगी वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी। और इसको क्लियर किया गया 1992 में केस आया कि हो तो होलोहान केस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची में क्या है। ग्यारहवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह जोड़ी गई थी इसमें क्या है, तो इसमें है पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां। और ये कब जोड़ी गई? तो हमारे यहाँ 73वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, जबकि लागू कब हुआ? 93। तो 73वां अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों की शक्तियां यानी ग्राम पंचायत को ऐड कर दिया गया। और उस कंडीशन में इसमें सब्जेक्ट कितने हैं, विषय कितने हैं? तो कितने विषय हैं? 29 विषय इसमें हैं। उसके बाद 12वीं की बात करें तो 12वीं जो अनुसूची है वो कब जोड़ी गई? तो 74वां अमेंडमेंट हुआ। और ये कब हुआ? तो 1992 में। और इस अमेंडमेंट के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया और इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है। नगर पालिकाओं की शक्तियां। और इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें विषय कितने हैं? तो इसमें 18 विषय पर चर्चा की गई है। 18 विषय 12वीं अनुसूची में है। तो मित्रों ये था हमारा अनुसूची का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए हम लगातार मेहनत करते हैं और ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और बहुत जल्द ही आज आपको इस चैनल के माध्यम से हम पॉलिटी एकदम जीरो स्तर से एकदम हाई स्तर पर लेकर चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नमस्कार।